बच्चों अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। आज हम पढ़ेंगे मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब होता है, देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी सरफेस है, इस पर एक ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, और इस सरफेस को धीरे 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 आप ऐसे उठाना शुरू कर दो, यानी हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल बनाना शुरू कर दो। तो आप नोटिस करोगे कि एंगल पर ऐसी कंडीशन आएगी कि जो आपका ब्लॉक है वो जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड या एट द वर्ज ऑफ स्लाइड आ जाएगा, यानी कि स्लाइड करने की पोजीशन में आ जाएगा। उस एंगल को नाम करते हैं बच्चों आप एंगल ऑफ रिपोज। समझ रहे हो ना? तो क्या डेफिनेशन लिखते हैं कि वेन एवर हॉरिजॉन्टल सरफेस इज रेज्ड अप सो दैट इट इंक्लाइंस फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, then the minimum angle of inclined plane from the horizontal at which object is at the verge of sliding, है ना, स्लाइड कर नहीं रहा, उसकी पोजीशन में आ गया, तो उस एंगल को नाम किया आपने एंगल ऑफ रिपोज। ये फिगर बनी हुई बच्चों, देखो ये फिगर है, ये बना रखा मैंने इंक्लाइंड प्लेन, ध्यान से देखिए, ये ब्लॉक रखा हुआ और इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, ठीक है। अब ब्लॉक का जो वेट है ना mg, वो है तो है ऐसे, तो आप इसको ड्रॉ करने में कई लोग गलती करते हैं। उसका सबसे बेटर मेथड मैंने यहाँ सीखा है कि आप यहाँ बना लो mg, क्योंकि mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है और इसके पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ कर दो, तो आपको mg की एक्चुअल डायरेक्शन पता लग जाएगी। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है ये इस प्लेन पर नॉर्मल है, समझे ना, और ये एंगल ठीक ये बनेगा, आगे समझा भी दूंगा मैं आपको कैसे। इस mg के कंपोनेंट रिजॉल्व करोगे तो mg cos थीटा इधर आएगा, mg sin थीटा इधर आएगा, और प्लेन की नॉर्मल रिएक्शन n आ जाएगी। अब क्योंकि जब ये इधर फोर्स लगेगा देन ब्लॉक हैज़ अ टेंडेंसी टू स्लाइड डाउन, उसकी वजह से फ्रिक्शन इधर आएगा, एंड आप बोल रहे हैं कि जो ब्लॉक है इट इज़ एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, तो इसका मतलब जो इस समय फ्रिक्शन लग रहा होगा वो स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू होगी, जिसे आप लिमिटिंग कहते हैं। नाउ वर्टिकल डायरेक्शन में दो फोर्स हैं n और mg cos थीटा, और आपका जो ब्लॉक है वर्टिकली ना तो n की तरफ जा रहा है ना mg cos थीटा की तरफ जा रहा है, यानी ये दोनों आपस में बैलेंस हो रहे हैं, इसलिए मैंने लिख दिया n माइनस mg cos थीटा इक्वल टू 0 और n इक्वल टू mg cos थीटा। इन द सेम में हॉरिजॉन्टल में यानी कि जो दो फोर्स लग रहे हैं mg sin थीटा fs मैक्सिमम, बट ब्लॉक आपका अभी मूव नहीं कर रहा, तो mg sin थीटा माइनस fs मैक्सिमम इक्वल टू ma लिखा मैंने, लेकिन नेक्स्ट लाइन में मैं a की जगह 0 लिखूंगा बिकॉज ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, और fs मैक्सिमम की जगह μs n लिख दिया मैंने, n नॉर्मल रिएक्शन, n की वैल्यू mg cos थीटा लगा दी, इसको इधर ले आया, बाकी तो कैलकुलेशन और tan थीटा इज इक्वल टू μs आ गया, यानी टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड प्लेन। ये एक रिलेशन आ गया, फॉर्मूला आ गया, एंगल ऑफ रिपोज सीख लिया हम लोगों ने। अब बात यहाँ से आती है कि हम याद करो थीटा एस को अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन लें तो tan थीटा इज इक्वल टू μs आया था, और थीटा एंगल ऑफ रिपोज है जैसा भी पढ़ा, तो ये भी tan थीटा इक्वल टू μs आया, तो इक्वेशन 1 और 2 से देख रहे हैं दोनों μs के इक्वल है, तो वी कैन से दैट tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और इससे रिजल्ट आ रहा है थीटा इज इक्वल टू थीटा, यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल है। हाँ है क्या है हमेशा ना, कब फिर तब जबकि सरफेस भी वही है और उसके ऊपर ब्लॉक जो रखा है वो भी वही है, बस फर्स्ट केस में सरफेस हॉरिजॉन्टल रही और सेकंड केस में वो सरफेस वही सरफेस आपने क्या कर दी, हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन कर दी, बट ना तो सरफेस बदलेंगे ना ब्लॉक बदलेंगे, क्योंकि ये μs आप इक्वल जो ले गए वो इसलिए ले गए कि जो टू ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट हैं वो सेम नेचर के हैं, ना पहले बदला था ना बदला, इसलिए क्या लिखा मैंने, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आर इक्वल फॉर टू गिवन बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। अब क्वेश्चन आता है कि जैसे एंगल ऑफ रिपोज में तो आप बोल रहे हो कि एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है, तो मैं थोड़ा सा एंगल बढ़ा दूँ तो क्या होगा, तो वो स्लाइड करेगा डाउन, और जब स्लाइड डाउन करेगा तो आपको मालूम है उसमें एक्सेलरेशन भी आएगा, तो उसका क्या फार्मूला होगा। तो बच्चों फिगर तो मैं बना रहा हूँ आगे, लेकिन इस फिगर में मैं बताऊँ जो ये फर्स्ट इक्वेशन तो ऐसी रहेगी, इसमें ma जो लिखा था a की जगह 0 मत करना बस आप, और fs को लिख देना f के, है ना, क्योंकि यू नो दैट कि अगर वो मोशन में आएगा तो मोशन में आएगा तो ऑब्वियस है उसके अंदर कांटेक्ट फ्रिक्शन हो जाएगा। ये रही फिगर, ये हमने फिगर बना दी, सेम फिगर बिल्कुल mg cos थीटा mg sin थीटा a f। अब n की इक्वेशन तो वही बनी, यहाँ mg sin थीटा माइनस fs मैक्सिमम लिखा था तो उसकी जगह f के हो गया इक्वल टू m, f के को म्यू के n ma, m की जगह mg cos थीटा ma, है ना, फिर m कॉमन ले लो mg, m से m कैंसिल हो गई, ये फार्मूला बना। क्यों यहाँ मैंने देखो सिखाने की कोशिश करी है कि वो थीटा था, थीटा कैसे आया ये मैंने सिखाया, देखो ये थीटा एंगल था,
ठीक है, ये मैंने एम जी दिखाया, इसके पैरेलल यहाँ दिखा दिया एम जी। डन। ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन पर, इसी के पैरेलल मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी, ये रख के परपेंडिकुलर। डन। अब इस लाइन को जब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ बच्चों, ये 90 है, थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा बचेगा नहीं बचेगा, क्योंकि टोटल 180 है। तो 90 प्लस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा टोटल 180 आएगा। और अगर ये 90 माइनस थीटा बचा तो ये थीटा होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल 90 है। तो थीटा जो एंगल आ रहा है एम जी और इस लाइन के बीच में आ रहा है, तो ये रही एम जी और इस लाइन के पैरेलल ले चल रही आगे थीटा। तो ये थीटा है, तो ये थीटा कैसे हुआ यहाँ से समझ लो आप। अगर वैसे समझेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा कोई नहीं समझ सकते, बट ये थोड़ा सा आसानी से समझ आता है। अब इसी में दूसरी बात आती है, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी ऑन हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस। रफ का मतलब तो फ्रिक्शन है, यानी बॉडी पर आप फोर्स लगा रहे हैं आगे की तरफ, बॉडी मूव कर रही है, फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक, और ये यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस होगी। तो कितना वर्क इसने किया, इस फोर्स में कितना वर्क किया। इसमें फर्स्ट केस है कि ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो ए जीरो होगा ऑब्वियस है। एफ माइनस एफ के इक्वल टू एम ए, ए की जगह जीरो रखा है, जीरो आ गया, एफ इज इक्वल टू एफ के। श्योर। नाउ वर्क डन जो होगा बाय मूविंग बाय अप्लाइड फोर्स इन मूविंग डिस्टेंसेस, एफ एस कॉस जीरो। कॉस जीरो कैसे, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया बच्चों उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। एक तो ये ध्यान रखो, वर्क का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा होता है, खाली एफ एस नहीं होता है ना, और थीटा जो होता है एफ और एस के बीच का एंगल होता है। तो आप नोटिस करो, एफ भी इधर है, एस भी इधर है, तो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। और बहुत ध्यान से सीखो, ये वर्क जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं बाय द अप्लाइड फोर्स है। अब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन के इक्वल है, तो मैंने इसकी जगह ये लिख दिया cos 01, इसका फार्मूला हो गया। और एम की जगह एम जी आप लिख देंगे, क्योंकि सरफेस हॉरिजॉन्टल है, ये फार्मूला बनेगा। कहीं से भी ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर आप तो फोर्स वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स निकाल रहे थे, फ्रिक्शन क्यों नहीं लिया। मैंने नहीं लिया फ्रिक्शन। एक्चुअल में न्यूमेरिकल में तो क्या होगा कि इसकी वैल्यू होगी तुम्हारे पास, मान लीजिए 20 है, एफ इज इक्वल टू 20 है तो 20 रखोगे। यहाँ बाय द वे सिंबल रखने हैं, वैल्यू तो है नहीं। अब एफ की वैल्यू एफ के इक्वल है तो सिंबल ये तो लिखूंगा मैं, इससे ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन है। अब अगर उसमें एक्सेलरेशन होता ऑब्जेक्ट में तो ये एम ए रहता, एफ इज इक्वल टू एम ए प्लस एफ के होता, एफ के की वैल्यू रखते, सॉल्व करते नहीं, और यहाँ पर फिर वर्क निकालते, उसी तरह से ये आंसर आ जाता। क्या नहीं याद करने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं। अब अगर मान लिया वर्क डन निकालें मूविंग इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन पर अगर है, अब इंक्लाइन प्लेन पर अगर वो जस्ट मोशन में है, जस्ट मूव करने के लिए है, तो यू नो दैट कि एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा है, तो नेट फोर्स क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के, इनका डिफरेंस हो जाएगा। समझे ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर वो मूव कर रहा है तो ये आ जाना है नेट फोर्स, क्योंकि जीरो ये रखना आपको मालूम है, तो डिफरेंस ही आ जाएगा। और फिर उस केस में जब तुम निकालोगे वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, तो इन मूविंग डिस्टेंस एफ एस कॉस जीरो वैल्यू रखकर सॉल्व करो। अब इसी में दूसरी बात आती है कि वर्क डन इन मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन में अगर है, तो आप नोटिस करो कि अगर आप ऑब्जेक्ट को अपवर्ड मूव करेंगे तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, एम जी साइन थीटा तो नीचे लग ही रहा था। तो आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा, ध्यान से सुनना है ना, नेट फोर्स इन मूविंग अप एफ माइनस एम जी माइनस एफ के इज इक्वल टू एम ए। और अगर मान लिया कांस्टेंट वेलोसिटी तो ए को जीरो करेंगे तो ये आ जाएगा, एफ की वैल्यू ये बनेगी, फिर समझ रहे हैं, ए जीरो की हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी है, एफ की वैल्यू ये बनेगी। और एफ एस कॉस जीरो में रख के फिर आंसर है। अगर मैं एफ की वैल्यू नहीं प्लेस कर रहा हूँ यहाँ, जो कि म्यू के एन होगी, और अगर उसमें एक्सेलरेशन होगा तो ये एम ए बचा रहेगा, फिर एफ इज इक्वल टू कितना होगा, एम ए प्लस एम जी साइन थीटा प्लस एफ के, और एफ को यहाँ रखा फिर वर्क निकालेंगे। एफ के की वैल्यू तो रख ही लेंगे ना, बार बार आपने कई जगह यूज़ कर लिए, ये वर्क डन की फार्मूला।